So we can start, and additional participants can join in later. Sure. So allow me to introduce you to the Centricity team. So we have our local teams from Lucknow, Agra, Kanpur, Allahabad currently attending this call, as well as their respective partners who have been kind enough to join us and attend this session on fixed income. A big hello to everyone. Namaskar to everyone, and we have been getting quite a lot of feedback और काफी हमारा demand आया है to know more about fixed income as a asset class, not only directly but even mutual funds as an effective diversification tool in client portfolios. So we should, I think, progress in a way that we start with the basics of fixed income. क्यों important है वो fixed income portfolios में, और कैसे हम फिक्स्ड इनकम पोजीशन कर सकते हैं पोर्टफोलियोज में, ताकि एक रिस्क हेज भी रहे और अच्छी रिटर्न्स भी मिल पाए, और हम इक्विटी का जो वॉलेटिलिटी रिस्क है उसको उससे बच सके. सो ओवर टू यू दिव्या. Participants, Divya has been kind enough to join us from Bandhan Mutual Fund, where she heads the products for fixed income. So over to you, Divya. Thank you so much. नमस्कार सबको. सो मैं यहाँ पे अभी पिछले 9 साल से हूँ बंधन एएमसी में. उसके पहले 5 साल मैंने आईसीआईसीआई बैंक में बिताए. सो प्रेजेंटेशन बेसिकली इंग्लिश मेरी अच्छी है, हिंदी थोड़ी कच्ची है, लेकिन आई मैनेज विथ बोथ बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप सब लोग नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हो, तो मैं थोड़ा अपना हिंदी भी प्रैक्टिस कर लूँ. बट एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और आपको क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज टाइम कंसिडर करते हुए मैं शायद कवर कर लूँ कुछ पॉइंट्स, बट कुछ पॉइंट्स आपको लगता होगा कि इसमें थोड़ा और डिटेल में जाना है, आप मुझे रोक सकते हैं और उसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये डिटेल में करिएगा. Divya, sorry to interrupt. Very sorry to interrupt. Let me just also add that our teams and partners from Delhi NCR have also joined. Okay. And also, most importantly, our business head and team from Bangalore and Coimbatore has also joined, and some partners. It's a blend. Okay. Yes. So we have just recently only opened up our presence in Bangalore, and Okay. our maiden relationship manager from Coimbatore, right? And for his benefit, I again, yes, yes, get your point. So yes, so it will be a mix of both. So yes. yeah, this is what I want. So Anirudh has joined us from the Bangalore office, who's the head of business for South India, and Hari from Coimbatore has also joined, and some of his partners will also either have joined or will join very soon. Yes. So yeah, so over to you. Sorry to interrupt. No issues. This was helpful. So basically काफी लाइट कवरेज होगा. हिंदी भी साउथ वालों को समझ में आएगी, इंग्लिश भी नॉर्थ वालों को समझ में आएगी. और वैसे आई एम अ साउथ इंडियन, बट मैं पली बड़ी बॉम्बे में हूँ, तो मेरा सब थोड़ा सा मिक्स ही रहता है. बट एनीवेज मेरी कोशिश यही रहेगी कि वी मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेशन. आप जितना इंटरेक्टिव कर सकते हो उतना आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हम फिक्स्ड इनकम बोलते हैं तब कितना भी हो थोड़ा सा तो मुझे टेक्निकल जाना पड़ता ही है. एंड अगर आप कोऑपरेट करें तो हम इसे कम टेक्निकल बना सकते हैं और ज्यादा कन्वर्सेशनल बना सकते हैं. तो बेसिकली इनिशियल कुछ स्लाइड्स मैंने एसेट एलोकेशन पे लगाई है, क्योंकि भले ही हमें पता है कि एसेट एलोकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट व्हेन वी बिल्ड आवर पोर्टफोलियो. Sometimes looking at picture helps us and brings out some nuances जो हमने पहले शायद नजरअंदाज करी हो. बेसिकली ये मिंट का एक चार्ट है, कैलेंडर ईयर 2022 तक का रिटर्न्स प्लॉट करता है. बेसिकली अगर हम टॉप की ये सेगमेंट्स को देखेंगे, दिस इज लाइक रिटर्न ब्लैंकेट बोलते हैं, क्विल्ट जैसा एक फील देता है. तो आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है इक्विटी, जैसे हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है, दैट इज नॉट नेसेसरीली एट द टॉप. तो हम देखते हैं कि कहीं क्रेडिट रिस्क फंड आते हैं, कहीं जीसेक आते हैं, स्मॉल कैप आता है, गोल्ड आता है. इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऑल एसेट क्लासेस. सो ये तो नो ब्रेनर है कि हमारे पोर्टफोलियो में हर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहना जरूरी है. डिपेंडिंग ऑन हम कौन से साइकिल में है मार्केट में, हम ओवरवेट अंडरवेट होते हैं.
बट एक ही एसेट क्लास का वेरिएशन अगर हम पोर्टफोलियो में बिल्ड करें तो वो रिस्की है, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम व्हेन यू नीड the money, you may be sitting on a wrong asset class. So winners rotate. Asset allocation is a very, very important tool in your portfolio building. So essentially दो major asset classes जो हम देखते हैं और हमें पता है वो है equity and fixed income. Basically, I've just put out, the basic points of what builds when we do an equity allocation, what builds when we do a fixed income allocation. Equity basically हमें beating inflation return, high return potential. Fixed income हमारे portfolio में stability लाता है. पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोनों में है, एक में इनकम बिल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो दूसरे में इनकम प्रोटेक्शन की कैपेसिटी ज्यादा है, तो दोनों का ब्लेंड रखना हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्लाइड में कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन से साइकिल में हो उस हिसाब से आप कभी थोड़ा ओवरवेट रहते हो, कभी थोड़ा अंडरवेट रहते हो. जनरली जब तेजी का टाइम रहता है, मार्केट्स एकदम एक्सुबरेंट होते हैं या हम ट्रफ एकदम बॉटम से निकल रहे रहते हैं तो हम प्रो साइक्लिकल हो जाता है. तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी हो, हमारे पोर्टफोलियो में हाई यील्डिंग एसेट्स जैसे ये क्रेडिट फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स, ये सब एक इक्विटी टाइप और हायर रिस्क टाइप ऑफ एसेट्स रखते हैं. सो वी गो ओवरवेट दिस एसेट्स. जब टाइम्स चैलेंजिंग रहते हैं, जब हमें थोड़ा केओटिक लगता है या क्लियर नहीं रहता है सिग्नल, ग्लोबल मार्केट्स कुछ और बोल रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स कहीं और है, सो we turn a little cautious. At that point in time, we turn to building in this counter-cyclical assets. So where quality matters, where fixed income comes into play. So it is very critical कि हम समझे हम कौन से साइकिल में. सबसे पहले तो हमारा asset allocation should be in place. Secondly, हम कौन से साइकिल में है उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और उस हिसाब से हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहिए. Now coming to the main point, something that is very close to my heart is, we as Indians have our books really skewed towards fixed income. So the newer generation is very much aware of equity investing, very much aware of, आजकल तो derivatives options ये सभी करते हैं youngsters. But अगर आप general household portfolio लोगे, this is from an RBI report. इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि bulk of the Indians are still sitting on fixed income and that too specifically on bank deposits. Deposits FD में 50, अगर 100 रुपए आप लोगे तो 53% of the assets are in bank deposits, 24% are in insurance, 13% is in terms of cash and currency in hand, and only 10% goes to mutual fund. So that's the penetration level of mutual funds in itself. But a large portion of their money is in the fixed deposit. So हम जब हमारे clients के assets को देखते हैं, इतना जो target रहता है, इतना ही आता है mutual fund में, इतना तो उनका अभी भी FD में बैठा हुआ है. So this is the wallet that we need to crack. And this is where, as first step, अगर वो equity investor नहीं है या preference उसका conservative nature के वजह से fixed deposits पे है, the first step is to get him to expose towards different fixed income opportunities beyond FDs. So अभी अगर आप देखोगे ये slide, ये पोर्शन में, दिस इज जनरली शोइंग कि कितना एसेट है एफडी में. 115 लाख करोड़ है बैंक डिपॉजिट्स में, हाउस होल्ड्स के. और अगर यही हम म्यूचुअल फंड में देखें तो ओनली नॉट इवन 4 लाख करोड़ इज देयर इन डेट म्यूचुअल फंड. डेट म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका पेनिट्रेशन काफी कम है. सो म्यूचुअल फंड इन अ वे Tier 1, Tier 2 सिटी में है, अवेयरनेस है, बट जैसे जैसे हम डीपर पॉकेट्स में जाते हैं हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा पता नहीं है.
जिनको भी पता है उनका बेसिक टिल्ट यही रहता है कि म्यूचुअल फंड माने इक्विटी में इन्वेस्ट करना. इफ यू आस्क अबाउट SIPs also, the very natural understanding that comes with SIP is SIP in equity mutual fund. But the truth of the matter is you can do SIP in debt mutual fund also. People have been doing recurring deposits. An SIP in debt mutual fund is also very similar to your habit of recurring deposit, investing regularly. आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो डेट म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं? इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम डेट म्यूचुअल फंड के बारे में जानें, डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो पॉकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये टिपिकली दिखाता है कि कंजर्वेटिव नेचर है FD इन्वेस्टमेंट के वजह से. सो इसे अगर हमें इसको डाइवर्सिफाई करना है तो द फर्स्ट लॉजिकल स्टेप इज maybe you can look at debt mutual fund. Now debt mutual fund बीच में बहुत न्यूज में आया था क्योंकि टैक्सेशन इसका चेंज हुआ था. प्लीज ध्यान में रखिए कि द टैक्सेशन हैज चेंज्ड बट इट इज नॉट इंफीरियर टू FD, इट इज एट पार विद FD. जो टैक्सेशन चेंज हुआ है उसे सेम लाया गया है FD के स्टैंड पे. सो पहले जो होता था इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था बिफोर 1st of April, इन्वेस्टमेंट बिफोर 1st of April, you could qualify for indexation benefit. Today that benefit is not there. It is treated just like an FD is treated. But that does not mean that debt mutual funds are inferior products. Here are 4 reasons why you could still look at debt mutual funds and say yes, they provide you with compounding story. So basically जब आप FD में इन्वेस्ट करते हो तो so you get regular interest, and every time you get interest you're supposed to pay tax on that interest. Now what happens in mutual fund is mutual funds are also investing in interest paying securities. Okay, instruments जैसे corporate bonds होते हैं या government bonds होते हैं या money market instruments होती है, ये सारे instruments में invest करता है mutual fund. अभी आपका म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करता है इस इंस्ट्रूमेंट में, वो म्यूचुअल फंड को भी इंटरेस्ट मिलता है. कुछ पेपर्स हाफ ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, कुछ पेपर्स ईयरली इंटरेस्ट देते हैं, बट म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, इसलिए whenever they receive interest from the securities, they do not have to pay any tax, zero tax. So an investor is investing in mutual fund which does not pay any tax on the interest it gets. So आपकी जो compounding story वहां पे होती है, it is very different to you going and investing in an FD, because when you get interest from FDs, you have to bear tax every year, and then you think of reinvesting it. But in mutual fund, the money gets reinvested without having to pay tax. तो वो आपका tax पे भी compounding होता है. छोटे टर्म में ज्यादा मटेरियल नहीं होगा, बट वही अगर आप बड़े टर्म में देखोगे तो काफी डिफरेंस बनाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कब टैक्स होगा? व्हेन यू रिडीम, just when after you redeem is when you get taxed. You don't get taxed intermittently for any interest that comes into the books. So that's a big advantage we believe that mutual funds offer versus an FD. Secondly, TDS नहीं कटता है म्यूचुअल फंड में, FD में होता है. Unlike FD जो लॉक्ड इन रहता है for whatever period आप इन्वेस्ट करो, sometimes you can withdraw without penalty, sometimes there is a penalty on withdrawal also. Mutual fund, it's especially an open-ended mutual fund, you can redeem on any business day. Most of the debt mutual funds do not have exit load. You have to be aware of the exit load and exit load period, but most of them do not have exit load, and you can easily redeem at any point in time. Plus, all the features that you hear about in an equity mutual fund are today available for debt mutual fund also. You can do systematic investment plan, SIPs. You can do systematic transfer plan, STPs. You can do systematic withdrawal plans, SWP. So आपको लगता है लमसम विड्रॉ करना है, आप रिडीम कर सकते हो. आपको लगता है हर महीने मुझे 10,000 रुपए चाहिए, that also you can do. You can systematically withdraw 10,000 rupees every month.
using the SWP option. There is a lot of flexibility that mutual funds give, which I'm sure you would have experienced when selling equity mutual fund. The same applies to debt mutual fund also. And lastly, this is specifically somebody who's aware, who trades a lot, they may be aware of this, is that you can set off the short-term gains and losses of mutual fund against other short-term gains and losses. So basically क्या होता है जो डेट म्यूचुअल फंड्स है वो भी मार्केट ट्रेडेड होते हैं, तो इसमें भी कभी कभी पोर्टफोलियो अप डाउन होता है, जस्ट लाइक इक्विटी फंड्स वेयर एवरी डे इफ यू ओपन योर पोर्टफोलियो मूव्स अप और डाउन बिकॉज इट्स मार्केट लिंक्ड. Debt mutual fund is also market linked. So it's not necessary that your portfolio will always go up, up, up. There are days, depending on how the market has reacted, when the portfolio could move down also. So there are losses and gains you make in mutual fund, in debt mutual fund also. And this loss or gain for a financial year can be set off against other short-term losses and gains. So basically, this is the difference that a debt mutual fund has over FD. So while taxation it is the same, there are some nuances that debt mutual funds offer your investors, which is important to understand to help you then pitch a debt mutual fund as an instrument other than FD to diversify your fixed income portfolio also. So as a distributor or as an investor, personally also, in my equity portfolio, I look to diversify. I invest in large cap, I invest in mid cap, multi cap, flexi cap. There are so many options available and I know I have to diversify. I cannot sit in one type of instrument in the equity. Similarly, in debt mutual fund, I need not be just investing in FD. Mutual funds give me an option to invest in so many other fixed income securities like GSEC, government securities, gilt securities भी बोलते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, बैंक अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं. ये सब में डाइवर्सिफाई करना एक डेट म्यूचुअल फंड के लिए होता है, जमता है. एंड एज एन इन्वेस्टर इट्स इजी फॉर मी देयरफॉर टू लुक एट डेट म्यूचुअल फंड as an opportunity to gain access to all this investment avenues and not just FDs. Having said that, because Aditya did mention to give you a small brief on what to look at when you're thinking of debt mutual fund, generally there are some concepts that you will come across when you're looking at a specific fund. So suppose आपने एक फैक्ट शीट उठाई, उसमें डेट म्यूचुअल फंड पे गए, तो जनरली जो लोग ज्यादा फोकस करते हैं वो दो टाइप ऑफ रिस्क रहती है. वन इज ड्यूरेशन रिस्क, द अदर इज क्रेडिट रिस्क. नाउ ड्यूरेशन रिस्क मतलब जनरली अगर आप लॉन्गर मैच्योरिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाता है. सो ये सोचिए, अगर if somebody is coming to you, suppose your friend comes to you and says, I need 1 lakh rupee for say 6 months, you will say, okay, I can give you 1 lakh rupee for 6 months. But if he's asking a similar amount for a longer duration, you may be little hesitant because you're taking a higher risk because duration zyada hai. So this is the duration risk that you need to understand, that when the maturity of the papers in the portfolio is higher, your risk is higher. Also, ये जो longer duration papers रहते हैं वो थोड़ा ज्यादा volatile रहते हैं, क्योंकि मार्केट में जब भी इंटरेस्ट के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ये मार्केट लिंक्ड रहते हैं, तो मार्केट जैसे इक्विटी मार्केट में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही डेट में भी डेट का मार्केट ऊपर नीचे जाता है. डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है. आप अगर लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोडक्ट में देखोगे, थोड़ी सी वैल्यू की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है. शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के पेपर्स जो खरीदते हैं, वैसे फंड्स की वोलैटिलिटी जो ऊपर नीचे होना वो थोड़ी कम होती है.
बट वो ऊपर नीचे दोनों हो सकती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैसा है. ये पता चलता है आपको एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये टर्म्स से. Basically, it tells you what is the duration risk of the portfolio. Now, second risk I told you of the portfolio is the credit quality. Now, credit quality tells you क्या type of credit risk आपके पेपर ने लिया है. Now, कैसा होता है डेट मार्केट में? There are different companies coming to the market to issue bonds, debt papers basically. जो हाई क्वालिटी कंपनीज रहती है उनकी रेटिंग रहती है AAA. जो मीडियम क्वालिटी रहती है उनकी रेटिंग रहती है AA+, AA, AA-. सो बेसिकली AAA मतलब हाईएस्ट क्वालिटी, फिर AA+, फिर AA, AA-, A+, ऐसी एक रेटिंग स्केल रहती है. आपने सुना होगा रेटिंग एजेंसीज होती है जैसे क्रिसिल, इकरा. These rating agencies rate the corporates and give them rating. So when we look at the rating of the corporates, we understand what is their quality. Now there is Government of India also raising bonds. हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट आज बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने के लिए बोरोइंग कैलेंडर आता है. So all these are government borrowings. So government जो बोरो करती है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी रहता है. G-Secs are of the highest quality. And these are called sovereign bonds. So government sovereign bonds raise करती है, state government sovereign bonds raise करती है, उसके बाद corporates आते हैं. तो ये ऐसा क्रेडिट क्वालिटी का एक लैडर बनता है. आप जब पोर्टफोलियो देखते हो आपको दिखता है कि ओके ये पोर्टफोलियो का इतना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, इतना परसेंटेज हाई क्वालिटी में है, इतना परसेंटेज लो क्वालिटी में है. इससे आपको पता चलता है कितना क्रेडिट रिस्क लेता है वो फंड. सो ये दोनों चीजें आपको देखनी जरूरी है कि ड्यूरेशन रिस्क कितना लेता है फंड, क्रेडिट रिस्क कितना लेता है फंड, और आपका खुद का रिस्क एपेटाइट कैसा है. अभी कुछ लोग रहते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं. इवन एफडीज में देखा होगा कि वो एकदम कंजर्वेटिव हाई क्वालिटी बैंक के एफडीज ही करते हैं. These are people who would require high quality in their portfolio. So आपका डेट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन भी ऐसा होना चाहिए जो हाई क्वालिटी उनको देता हो. ड्यूरेशन रिस्क मैच करना पड़ेगा आपको. ऐसा नहीं, अभी एफडी में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको अगर 1 साल में पैसा चाहिए रहता है तो आप जाके 5 साल के एफडी में लॉक नहीं करते हो, यूजुअली 1 साल के एफडी में लॉक करते हो. म्यूचुअल फंड में भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो डिफरेंट होराइजन के लिए सुटेबल है. तो जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये होराइजन है तो उसमें ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट सूट होता है. तो वो भी ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका कैसा है, रिस्क एपेटाइट आपकी कैसी है, और उस हिसाब से यू हैव टू मैप विच स्कीम विल फिट योर पोर्टफोलियो. The final thing I want to cover in this slide is the yield to maturity. Basically, yield, YTM बोलते हैं, YTM of the portfolio. Basically, this tells you what is the accrual of the portfolio. हर बॉन्ड जो आप खरीदते हो उसका एक yield रहता है. आपने डिविडेंड यील्ड सुना होगा. बेसिकली जो स्टॉक्स डिविडेंड देती है उनका डिविडेंड यील्ड कैप्चर होता है और कैलकुलेट होता है. वैसे ही बॉन्ड्स का भी यील्ड कैलकुलेट होता है. बॉन्ड हर 6 मंथ्स या हर साल इंटरेस्ट पे करती है, बट उसके प्राइसेस मूव होते हैं. सो a bond is issued at 100 rupee, but it is not trading at 100 rupee. It is trading at some other level. So 100.99, 98.7. So depending on the value that it is trading, the yield of the portfolio is calculated. Yield of the bond is calculated. तो portfolio के भी बहुत सारे bonds रहते हैं, उनको weighted average करके portfolio का yield मिलता है. But ये ध्यान रखिए, हाई YTM या हाई yield does not mean आपका रिटर्न भी हाई होगा. बिकॉज जैसे मैंने बोला ये रोज मार्क टू मार्केट होता है, तो यील्ड्स ऊपर नीचे जाती है पोर्टफोलियो की. पोर्टफोलियो चेंज होते रहता है हमेशा, चर्न होता है, रिडेम्पशन होता है, मैच्योर होता है. तो yield is not equal to the return of the portfolio. Yield is just an indication कि
आज इस पॉइंट इन टाइम पे आपके पोर्टफोलियो का यील्ड ऐसा है. इट इज जस्ट एन इंडिकेशन, वेटेड एवरेज ऑफ टुडेज यील्ड. बट इसको लेके आप अगर आप जैसे फिल्टर करो और सबसे हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करो, वो वैसा नहीं रहता है. उसमें काफी सारे नुआंसेस रहते हैं कि आपने ड्यूरेशन कितना लिया है, आपने क्रेडिट क्वालिटी क्या मेंटेन की है. तो सिर्फ यील्ड पे फिल्टर करके इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही गलत चीज होती है. ये सारे पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं. जैसे इक्विटी में जो मैंने कैटेगरीज बात करी थी, वैसे डेट में भी कैटेगरीज है. अभी होता क्या है, सेबी ने 16 कैटेगरीज डिफाइन की है डेट में. सो इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर और अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर who is looking at fixed income, looking at 16 categories can be little difficult, but we have tried to split it so that it gives you a flavor of how to look at the categories. So the way SEBI has defined the categories are basically in terms of risk, in terms of specifically duration risk. So अगर आप, मैंने जैसे बोला, म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट होराइजन्स में इन्वेस्ट करता है. सो ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो ट्रेप्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ट्रेप्स मतलब CBLO या ओवरनाइट मार्केट जो रहता है, जहां पे बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस आके ओवरनाइट के लिए ट्रेड करते हैं. एक दिन का पैसा लेंड और बोरो करते हैं. इट्स अ बोरोइंग एंड लेंडिंग मार्केट. हम लोग म्यूचुअल फंड्स लेंड करता है, टिपिकली बैंक्स एंड ऑल बोरो फॉर 1 डे बेसिस. 1 डे का भी एक इन्वेस्टमेंट रहता है. जैसे अगर आपको सपोज फ्राइडे को पार्क करना है, आप फ्राइडे को पार्क करोगे, मंडे को रिडीम करोगे. ओवरनाइट पार्किंग. सो दैट्स अ ओवरनाइट कैटेगरी. ओवरनाइट फंड्स जो आप सुनते हो, एक दिन का भी आप पैसा ये डेट म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो. लिक्विड फंड है. सो बेसिकली आप ऐसे अगर कवर करोगे, ये इंक्रीजिंग ड्यूरेशन रिस्क में कवर होता है. सबसे कम ड्यूरेशन रिस्क यहाँ है, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन रिस्क यहाँ है. सो कम ड्यूरेशन रिस्क में हमने ओवरनाइट फंड देखा. नेक्स्ट इज लिक्विड फंड. टिपिकली 1 हफ्ते से 3 मंथ्स तक के इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर आपका है, तो you can look at liquid fund, because liquid fund will invest in less than 91 days paper. So restricted है, 91 days के ऊपर के papers liquid fund will not take. Similarly, ultra short term fund will be suitable for 3 to 6 months because that is where it is investing in. Ultra short से थोड़ा और ऊपर है low duration, 6 to 12 months. फिर money market can go anywhere between 0 to 12 months. So it's actually a dynamic strategy. Depending on which fund house you take, you look at the fund, look at the quality, look at the maturity, and you will understand where it is positioned. So ultra, low duration, money market. These are the 3 fund categories that you will look at when you have to invest for a very short duration. So for example, when we get bonus, we keep our money typically in savings account and then try to figure out. But another optimal way would be, to plug it in somewhere here in a liquid fund. If you're sure that within 3 months you will take a call, or park it in an ultra short-term fund, and then you do an STP, that is systematic transfer plan, to an equity fund, which I'm sure as distributors you would have explored, because a lot of distributors look at this category as a means to park a lump sum and then do systematic transfer into an equity fund. Another way of looking at this category is also when you have a very short-term goals to invest. So you know that this bonus amount or this lump sum investment that you have today, you're going to use it in next 6 months to travel abroad, say foreign travel karna. Then you park it in a fund as optimal as your goal and keep it safe. See, obviously a 3-month, 6-month investment goal or a goal cannot use an equity tool for or equity investments for managing it. So this
kind of products, be it ultra short for a 3 to 6 months or a low duration for 12 months or money market fund. These are very optimal products that you could explore for less than 1 year investment, depending on your risk appetite. But do understand these products come with their volatility depending on where they are investing. So we always advise that do look at this investment horizon and don't come for a month or a 2 month in a product like low duration, because it will always have higher risk than liquid, higher risk than ultra. So try to match your investment horizon with the recommended investment horizon that the fund gives, because it then takes care of the volatility inherent to the product. Then we move on to slightly longer duration funds. And this in our eyes is very similar to kind of experience that an FD will give. So a short tenor FD, if you're looking at, a good proxy for it is a short duration fund. Little more longer, if you want to go, you can go to a medium duration fund. So short duration is 1 to 3 years, medium duration is 3 to 4 years. Then you go beyond. So this now becomes aggressive in terms of what is the duration risk it is taking. So medium to long will take 4 to 7 years duration. Long duration will take beyond 7 years. Constant maturity is something which is always constant at 10 years. So it's like a benchmark 10-year bond because it is investing in gilt. But it can invest in any GSEC for that matter or SDL for that matter. But broadly, its duration will be around 10 years. So this kind of duration bucketing helps you understand that this is my investment horizon. These are the categories that will fit my investment horizon. Then within that category, I have to check what is the quality of the asset it is holding, what is the actual duration, what is the actual strategy it is holding, and then filter out the fund depending on my risk appetite. Now, there are some categories which do not have, so these that I have plotted here is defined or mandated by SEBI. But there are some categories which do not come with any mandate from SEBI that this much has to be the duration. So those are these set of debt categories I have put here. So dynamic bond, like the name suggests, is dynamic in nature or can be dynamic in nature. Essentially, on a yield curve, it can go very short duration, it can go very long duration, medium duration, anywhere, depending on what is the fund manager's view or the fund house's view. So it's really dynamic. So if you're looking at a dynamic bond fund and in the fact sheet, you say, oh, 2 years, average maturity is 2 years hai. Be aware that it can be 2 years also. It can be next month, 10 years also, depending on fund manager view. So this is a category which you should explore if you have an appetite to actually go through a longer duration product. Same is the case with gilt. It can also go short, it can also go long. The only difference is here, the product has to be invested in sovereign papers only. या तो central government के bonds लेने पड़ेंगे GSEC, या तो state government के GSEC लेने पड़ेंगे. So this is purely government. Dynamic bond fund can be government, corporate bond, money market, depending on what the fund manager believes value is. फिर एक category होती है corporate bonds. Basically, it has 80% and above in AA plus, AAA papers, basically. AA plus and above papers. So this is kind of saying what is the minimum credit risk that you can take, because this is going to invest either in AA plus or AAA. AAA is the highest corporate bond quality. फिर banking PSU है. This is specifically asking the fund to invest in banks, PSUs or PFIs, the bonds or debt instruments issued by this specific segment. So for example, a banking and PSU fund, instead of giving you exposure to 1 or 2 banks, this fund can actually give you exposure to multiple banks.
multiple instruments of multiple banks. So even with a small investment amount of say 1,000 or 5,000, your asset is getting divided into so many banks. That is also the case with other debt mutual funds, where your small amount of asset is getting diversified into so many different types of papers. The next category I have here is floater fund. So floater fund is basically mandated by SEBI to invest in floating rate instruments. So far what we have been speaking of is a fixed rate instruments. Like FD gives you fixed rate, fixed rate instruments also gives you fixed rate, fixed coupons. Now floating rate instruments are basically depending on how the interest is moving, the coupon payment also moves. Coupon is the payment that the bond gives you every frequency, every set frequency. Now floating rate mein your coupon can move higher if the interest rate is moving higher, or it can go lower if the interest rate is going lower. So there is no fixed concept here. In credit risk fund, basically this is one fund where SEBI is saying that you have to invest in lower rated papers, not in higher rated papers, but lower rated papers. So just like this line says, 65% and above has to be in AA, AA minus, A plus, A minus. Those rung, niche, ladder ke niche ke papers mein you have to invest at least 65%. So this will be a fund which is actually taking good amount of credit risk. So now if you look at how a Bandhan AMC's portfolio is split, you will see that there is a lot of skew in AAA equivalent asset, which also includes sovereign assets. Okay, we have some amount of investments in AA, AA plus and below, but bulk of our assets are here because bulk of our portfolio is investing in high quality instruments. The basic reason behind this is because it's the funds that we offer are open-ended in nature, and a AAA or a sovereign papers give you a higher liquidity as compared to lower run papers. Bulk of our assets sit here because it's easy to manage an open-ended fund, and also depending on how our fund house views are at any point in time. So one good way of laying out all the funds is this. But how do you look at this and then look at how should it fit into your investors' books is the way we look at, where we have termed this slide as 3-lens debt asset allocation framework. So when you interact with our fund managers or even our relationship managers, this is something that everybody will hold when they come to you with fixed income investment, because we believe this really helps you put any fund into a specific bucket depending on what you understand the risk of the product is. So basically, we would have, even in equity allocation, we would have seen, generally we look at the allocation as core allocation or satellite allocation. So core allocation is where your relatively stable kind of an equity portfolio book building happens. Then when you want to take some amount of risk, tactical calls or riskier calls, you don't put it in core allocation, you put it in satellite allocation, where a small part of investment goes into those risky strategies. The same concept can be applied to debt mutual fund also, where depending on how the fund takes the risk, it could be in duration risk, it could be in credit risk, or it could be a blend of both. You can classify into different buckets. So the first bucket that we look at is the liquidity bucket. Now, like I said, overnight fund and liquid fund, these are the funds which sit in liquidity bucket, because these are very suitable for parking your surplus for few days or few weeks,
or as building your emergency corpus. Now, all of us know the importance of emergency corpus, and we usually look at investing this emergency corpus in a very, very liquid assets. Generally, these are your CASA, current account, savings account assets. Now, a proxy to current account and savings account can be the funds like overnight fund or a liquid fund, which are relatively very liquid in the whole debt mutual fund landscape. So these funds sit in liquidity, and when you have surplus funds to park, or when you're looking to build your emergency corpus, you can think of these categories, overnight category or liquid category, to fit in your this need. Now, bulk of Indian investors are fixed deposit investors. Now, why is the case that Indians still invest in FDs is primarily because it is a habit. We have seen our grandparents and parents investing in FD. So we also typically continue to invest in FD. Another reason is FDs give you guaranteed returns. So there is upfront, itna return banega. Mutual fund ये guarantee नहीं दे सकता. Mutual funds can never guarantee, should never guarantee any returns, because mutual funds are market linked. And therefore, while there is no guarantee of return, you can look at products which are relatively stable in the whole space of debt mutual fund. Which are the products that can offer you relative stability? These are funds which do not take excessive credit risk or excessive duration risk. So, जिनका constraint रहता है, बहुत limited risk लेना रहता है, वो duration risk भी हो सकता है, वो credit risk भी हो सकता है, बड़ा defined होता है, limited होता है, वैसे funds आप core allocation में रख सकते हो. तो जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर अगर आपके पास आता है, डेट म्यूचुअल फंड में आप उसको इन्वेस्ट कराने की सोच रहे हो, तो ये जरूर याद रखना कि उसका मेंटालिटी होता है एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. सो यू हैव टू गिव हिम सम डेट म्यूचुअल फंड which is more close to FD. That means has a very constrained approach in duration and credit risk. So high quality funds जो होती है, लो ड्यूरेशन की या शॉर्ट ड्यूरेशन की फंड्स जो होते हैं, दो सिट इन द कोर बकेट बिकॉज कंट्रोल्ड होता है उनका ड्यूरेशन रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क. जो फंड्स अपना ड्यूरेशन रिस्क डिफाइन नहीं करते या जो फंड्स अपना हाई क्वालिटी क्रेडिट अप्रोच डिफाइन नहीं करते हैं, those funds have to sit in your satellite bucket. So it could be either credit funds or credit oriented funds. That means suppose a short duration fund which invests predominantly in non-AAA can sit here. A medium duration fund whose duration risk is curtailed, but credit risk could be high, those should sit in here in the credit satellite allocation. So this is suitable for investor who will take higher risk in FD investment, who want to take higher risk in FD investment. So bulk allocation यहाँ पे नहीं हो सकता है because risk ज्यादा होगा, volatility ज्यादा होगी. तो यहाँ पे बैठेंगे वो funds जो credit risk ज्यादा ले सकते हैं या duration risk ज्यादा ले सकते हैं. So जो हमारे बंधन की स्कीम्स है, ये हमारे आप फैक्ट शीट में भी देख सकते हो कि हमने लेआउट किया है कौन से फंड लिक्विडिटी बकेट में बैठेंगे, कौन से फंड कोर बकेट में बैठेंगे और कौन से फंड सैटेलाइट बकेट में बैठेंगे. सो ये जो कोर बकेट है, दिस इज टिपिकली सुटेबल फॉर योर एफडी लाइक इन्वेस्टमेंट. Please bear in mind, mutual funds cannot give you guaranteed return. But what we are trying to say here is, in the landscape of debt mutual fund, which are the relatively stable debt mutual funds, we put them in the core bucket because ये high quality funds रहते हैं और ये duration risk भी limited लेते हैं. So if you have say a ultra short term fund, यहाँ पे हमने उसका minimum investment horizon recommend किया है. So 3 month का minimum investment horizon, 6 month का minimum investment horizon जो रहता है वो ये फंड. अगर आप 3 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, so these are the funds that we recommend in the 3-year plus bucket. Now in the satellite bucket also we have some funds that take credit
credit risk like floating rate fund and credit risk fund. Now floating rate fund का ड्यूरेशन छोटा होता है, इसलिए हम उसको 6 month plus के बकेट में रखते हैं. There are other funds जिसके लिए we recommend that at least for 3 years or more than 3 years you look at and invest. So those funds sit here. One fund which I want to take this opportunity to speak to you about is Aditya, we have time, right? I will at least need 5 minutes more. Yes, so we Plus can I think spend another 5 minutes and then we can take the question answers. Okay, sure. Thank you so much. Thanks. So एक फंड जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी इज द बंधन बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान. सो जैसे आप देख रहे हैं ये 2 year इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए बना हुआ है. बिकॉज इसका ड्यूरेशन रिस्क जो लेता है वो 2 साल के आसपास का ड्यूरेशन या मेच्योरिटी लेती है. तो फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हु इज कमिंग फॉर 2 years or 3 years can easily look at this fund because this is, आपको पता है 2 साल की मेच्योरिटी लेती है, तो ड्यूरेशन रिस्क ये किधर है आपको पता है. हम इसे कोर में डालते हैं, इसका मतलब इसका क्वालिटी will be high quality. It is not going to dilute its quality. Also, we have investors in Bandhan short-term fund who have been investing for more than 2-3 years, who have stayed in this fund for more than 2-3-4 years, continuing to stay in this fund. Continuity का मतलब ये होता है कि उन्हें टैक्स बेयर नहीं करना पड़ता है. जब तक वो रिडीम नहीं करते तब तक टैक्स नहीं बेयर करना पड़ता, और उनका पोर्टफोलियो हमेशा 2 साल के आसपास का ड्यूरेशन रिस्क के ऊपर चलता रहता है. सो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअली रोटेटिंग एफडी जैसा अगर कॉन्सेप्ट बनता तो वो ये रहता बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान का, क्योंकि 2 साल की पोर्टफोलियो है और आप उसे कितने भी साल चला सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 साल बोला है तो 2 या 2-2.5 साल में निकालना ही है पैसा, ऐसा नहीं होता है. You can let your money stay invested in a high quality portfolio with a very limited duration risk for as long as you want, and only when you redeem will you be taxed on it. So जो भी आपका बॉन्ड का पोर्टफोलियो का कूपन मिल रहा है सब री इन्वेस्ट हो जाएगा, उसमें टैक्स भी भरने की जरूरत नहीं है, कंपाउंडिंग स्टोरी भी चालू होगा. कभी आपको इंटरमिटेंटली फंड ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कभी थोड़ा सा निकालना है रिडीम कर सकते हो, SWP करना है कर सकते हो. So this is one fund that I believe can be a good part of your core allocation fund. So broadly that's about how we look at liquidity core satellite. ये सिर्फ हमारे फंड्स के लिए बनानी है. इनफैक्ट आप आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो को भी स्प्लिट कर सकते हो लिक्विडिटी कोर सैटेलाइट में, टू अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग एंड हाउ मच योर स्क्यू इज. तो थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे आज मार्केट का सिनेरियो कैसा है देखने के लिए. ये मैंने प्लॉट किया है जीसेट का यील्ड कर्व. तो बेसिकली यील्ड कर्व बताता है कि हर पॉइंट, हर मैच्योरिटी के लिए क्या यील्ड्स है आज मार्केट में. 1 साल पहले अगर आप देखोगे तो यील्ड कर्व ऐसा था. 3 महीने का पेपर ये देता था आपको, 1 साल का पेपर ये देता था, फिर 5 साल का पेपर ये देता था, फिर मोटा मोटी फ्लैट. So the yield curve was like this, upward sloping and then flat. Today the yield curve is slightly steep. So this shorter end has come up because 1 साल में पिछले मई से अभी तक काफी सारे रेट हाइक्स हो गए हैं. So 250 plus rate hikes हो गए हैं. So that is why the yields here have moved up. This side is मोटा मोटी वहीं पे. लास्ट मंथ से लेके अभी तक थोड़ा ऊपर चला गया है यील्ड कर्व, उसके आगे फ्लैट है. सो हमारा व्यू ये है कि ये जो पॉइंट है यील्ड कर्व का 3 to 6 ईयर का, उसके बाद तो फ्लैट है, इज अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर अस टुडे. सो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखोगे, शॉर्ट टर्म प्लान पोर्टफोलियो या मीडियम टर्म प्लान पोर्टफोलियो, गिल्ड पोर्टफोलियो, सब यहाँ पे पोजिशन है बिकॉज दिस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट. It is giving you good yield, plus it is not taking higher duration risk that comes here.
So that is where our house view today is. You have to look at what your understanding or what your expectations are, and how much risk you want to take from your portfolio, and accordingly build your portfolio. Sitting here is not very helpful, because this part of the yield curve readjusts very quickly. So it will not give, it may not give you material return for a longer investment horizon. So try to see what your investment horizon is, and accordingly stay invested in the debt portfolio. So how is the spread today? Spread basically बताता है कि अगर आप थोड़ा रिस्की एसेट लेना चाहते हो, तो वो रिस्की एसेट लेने के लिए आपको कितना स्प्रेड मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है. तो आज अगर आप हाई क्वालिटी बैंक में के एफडी में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको सपोज एक 6.5-7% का एफडी रेट मिल रहा है. अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में जाओगे, तो आप 7.5 पे तो उसमें पैसे नहीं डालोगे, आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए रहेगा, राइट? तो आप थोड़े स्प्रेड पे पैसा डालोगे, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे. दैट इज द स्प्रेड दैट यू वांट टू अर्न. नाउ व्हेन वी लुक एट हाउ AAA, which is high quality, and AA, which is a notch below, what was the spread between these two? So pre-COVID अगर आपको 300-400 बेसिस पॉइंट, यानी 3%, 4% तो खैर कोविड के टाइम पे था, 2 to 3% आपको ज्यादा मिलता था, वो आज के तारीख में पूरा, पिछले साल तो पूरा गिर गया था, 100 हो गया था, अभी 150 हो गया है. सो यील्ड, ये जब स्प्रेड अगर आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आपको डाइल्यूट करने में कोई मतलब नहीं रहता है पोर्टफोलियो. जब ये स्प्रेड्स ऊपर जाएंगे, that is the time when you can actually think of diluting the portfolio. But today the market conditions are such that the spreads are not attractive. Secondly, it is a very challenging market, because while Indian macros are very strong, and hopefully the rate hike cycle is also over, or we are at the peak of rate hike, there are globally concerns on growth, global concerns on how much more rate hike would happen. So it's not a period where everything is clear. There are concerns on global growth slowing and moderating, liquidity tightening. So because of that challenging market, it is possible that we will see the spreads moving up. In fact, in US and Europe, we are seeing spreads moving up. So the opportune time will not be to dilute the portfolio today, looking for high yield, because the spreads are not material. So basically, that's a summary of it. I will close my monologue here now, and we can open the floor for questions. Thank you so much, Divya. मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अपने क्वेश्चंस, अगर जो भी डाउट्स वगैरह हैं, अगर आप पूछना चाहें तो दिव्या इज अवेलेबल फॉर द Q&A. सौरभ, आपकी टीम से या आपके किसी का क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? अनिरुद्ध? जैसे कोई क्लाइंट मेरा कहता है कि मुझे 1 से 1.5 साल के लिए पैसा आज लगाना है डेट में, ठीक है, और जैसे कि आज की डेट में 8% तक की एफडी के रेट है कहीं कहीं पे, तो उसको अगर केवल बॉन्ड, मतलब ये डेट में ही लगाना है, डेट का ही फंड में लगाना है, तो उसके लिए क्या रहेगा? क्योंकि मेरा अपना मानना है कि 1 साल के बाद जो ये रेट है वो नीचे आएंगे. तो क्लाइंट को क्या प्रिफर करना चाहिए, कि किस तरह के फ्लोटिंग में जाना चाहिए या लो ड्यूरेशन में जाना चाहिए, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल का या 1.5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखेंगे, टू बी कंजर्वेटिव हम 1 साल पकड़ेंगे, देन द लो ड्यूरेशन कैटेगरी इज ऑप्टिमल उनके लिए. क्योंकि अगर 1 साल के ऊपर से इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा है एंड आपका प्रोडक्ट का मेच्योरिटी अगर 2 या 3 साल है, तो वो मिसमैच हो जाएगा, वोलेटिलिटी हो सकती है. तो इट इज बेटर टू एयर ऑन द कंजर्वेटिव साइड. तो आप लो ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स रख सकते हो. बट जैसे मैंने बोला कि यील्ड्स आप देख सकते हैं लो ड्यूरेशन में कैसे है, बट यील्ड इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू रिटर्न, वो आप ध्यान में रखिएगा. बट डोंट गो
aggressive on the क्या बोलते हैं yield या aggressive on the strategy, be conservative, क्योंकि 1 साल का ही investment horizon है उनका। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में एक चीज ध्यान रखिए, जो कैटेगरी है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की वो बहुत डाइवर्स है। सो कुछ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 4 साल चलाते हैं, कुछ 5 साल चलाते हैं, कुछ 1 साल चलाते हैं, 2 साल। तो उनकी स्ट्रैटेजी आप जरूर समझिएगा, क्या काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है, क्या स्ट्रैटेजी है। इन्वेस्टमेंट रेकमेंडेड अगर वो इन्वेस्टमेंट होराइजन देते हैं तो यू कैन देन ट्राई टू फिगर आउट कि रेकमेंडेड इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से है क्या, एंड देन यू कैन ट्राई टू प्लग इट इन। जब भी सो डेट म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट होता है, तो जब भी मार्केट की वोलेटिलिटी अगर आपको लगता है हिट कर रही है आपके पोर्टफोलियो में, the optimal or a very good way of looking at it is also to थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन एक्सटेंड करेंगे तो वो वोलेटिलिटी सेल थ्रू हो जाती है। बट याद रखिएगा 1-1.5 साल के प्रोडक्ट में ज्यादा आप रिस्क मत लेना। बी कंजर्वेटिव ऑन द काइंड ऑफ ड्यूरेशन रिस्क, डेफिनेटली क्रेडिट रिस्क आल्सो। Okay, ma'am. Thank you, Rajiv ji. Any point in time, do feel free to reach out to Wasim, Rakhi, or me in case your team has any questions on fixed income market or other. Sure, we'll do. Sure. Thank you, team. Good Sure. luck and best wishes always. Thank you so much, Divya. Thank you to all the Thank you, participants. बहुत बहुत शुक्रिया आप Divya. सबका to attend this webinar, and thank you so much to the Bandhan team to have taken out time to conduct this webinar. Yeah. Thank you all. Thank you so much.